फरवरी का महीना अक्सर हम इंतज़ार करते हैं इसका, और इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसे प्यार की कहानियाँ और कसीदों को पढ़ने के लिहाज से देखा जाता है। ये खासियत होती है इस महीने की। लेकिन इसके अलावा फरवरी के महीने में एम्प्लॉइज़ को एक खास मेल का इंतज़ार होता है अपने एचआर के ज़रिए, और वो है अप्रेजल फॉर्म का। अगर आपको अभी तक ये फॉर्म नहीं मिला है तो आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर ये है, अहम बात ये है कि अब की बार हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़े। इनफैक्ट एओन ने एक सर्वे किया है जहाँ पर यह दावा किया गया है कि 5 साल में पहली बार आज भारत के नौकरी पेशा लोगों को अपने वेतन में इजाफा देखने को मिलेगा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग, और आज हम आपकी बढ़ी हुई सैलरी पर ही बात करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या आप उस सेक्टर में हैं जहां पर सैलरी बढ़ने का दावा कर रहा है ये सर्वे। लेकिन हम बारीकी में जाए और बात करें हमारे पैनलिस्टों से, ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना काल में जॉब लॉस और सैलरी कटौती झेल रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। अधिकतर कंपनियां इस साल अपने कर्मचारियों के बढ़िया इंक्रीमेंट की योजना पर काम कर रही है। एओन के 26वें सालाना सैलरी सर्वे के मुताबिक कंपनियां इस साल कोविड से पहले के स्तर से ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट दे सकती है। सर्वे में दावा किया गया है कि महामारी के झटके के बावजूद भारतीय कंपनियां इस साल अपने कर्मचारियों की सैलरी में 9.9% तक का इजाफा कर सकती है, जो बीते 5 सालों का सबसे बड़ा इंक्रीमेंट होगा। 2021 में कंपनियों ने 9.3% का औसत इंक्रीमेंट दिया था। वही कोविड महामारी आने से पहले 2019 में कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को 9.25% का इंक्रीमेंट दिया था। आपको मालूम हो कि जनवरी में कॉर्न फेरी इंडिया के सालाना सर्वे में भी कमोबेश इसी तरह की बात कही गई थी। सर्वे में 40 सेक्टर की 1,500 कंपनियों ने भाग लिया था, जिसमें 33% कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को डबल डिजिट में इंक्रीमेंट देने की बात कही है। एओन की इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा फायदा ई कॉमर्स, वेंचर कैपिटल, हाईटेक, आईटी और आईटी सर्विसेज से संबंधित कंपनियों और लाइफ साइंसेज सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को होने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि ई कॉमर्स कंपनियां इस साल 12.4% का इंक्रीमेंट दे सकती है, जबकि हाईटेक या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11.6% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके बाद प्रोफेशनल सर्विसेज देने वाली कंपनियों का नंबर आता है, जिसमें लगभग 11% की औसत सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, जबकि आईटी इनेबल्ड कंपनियां और गेमिंग इंडस्ट्री में भी 10.7 और 10.2% तक सैलरी में इजाफा हो सकता है। सर्वे में कहा गया है कि महामारी की वजह से कंपनियां तेजी से डिजिटलाइज्ड हुई है और फिलहाल कंपनियों के बीच डिजिटल प्रतिभाओं के लिए जंग छिड़ी है। इससे न सिर्फ सैलरी बजट बढ़ रहा है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी बदलने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है और महामारी की पहली लहर में रिटेल, लॉजिस्टिक्स और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स सेक्टर्स को झटका लगा था, लेकिन उन्होंने डिजिटल सेवाओं पर फोकस कर बाउंस बैक करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन हर कंपनी के डिजिटल और हाईटेक होने की वजह से नौकरी बदलने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2021 में 21% लोगों ने नौकरी बदली है, जिसमें से लगभग 16% लोगों ने अपनी मर्जी से नई नौकरी बदली है। देखने वाली बात होगी कि इस साल अच्छे इंक्रीमेंट के बाद भी क्या लोगों का नौकरी बदलने का दौर जारी रहेगा, या इंक्रीमेंट का लड्डू लोगों को पुरानी नौकरी में रोकने में कामयाब होगा। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर जो ये रिपोर्ट सैलरी बढ़ने का दावा कर रही है वो किस बिना पर कर रही है, क्या है आज के इस मुद्दे के हमारे बड़े सवाल, आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल तो, क्या सैलरी बढ़ने से नौकरी बदलने का दौर थम जाएगा? परफॉर्म ना करने वाले कर्मचारियों की समस्या का हल कैसे होगा? टैलेंट वॉर से जूझ रही कंपनियां, कौन जीतेगा ये जंग, कंपनी या कर्मचारी? अपस्किलिंग आखिर क्यों जरूरत बन गया है? तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे आज के पैनलिस्टों से, और हमारे साथ पैनल पर जुड़ गए हैं एओन इंडिया के पार्टनर रूपांक चौधरी, ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल और वॉक्सी.com की फाउंडर टीना मार्तिया। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। रूपांक, आपके पास आऊंगी। शानदार रिपोर्ट निकाली है
एऑन ने, और जो भी ये शो देख रहे हैं, जो ये रिपोर्ट पढ़ेंगे, साफ तौर से खुश हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये जानना है कि स्पेसिफिक्स क्या हैं इस रिपोर्ट के, किस तरह के सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, किस बिना पर जो आप वेतन बढ़ोतरी का दावा कर रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में, वो किस बिना पर कर रहे हैं, क्राइटेरिया क्या है, फैक्टर्स क्या है, जरा इसके बारे में बताएं। जी, तो पहली बात तो ये है कि जो रिपोर्ट है बहुत क्रेडिबल है, बिकॉज इस पे 1500 कंपनीज ने भाग लिया है। तो अगर आप संख्या देखें तो ये बहुत बढ़ चुकी है और इसमें बहुत एम्प्लॉयज का डेटा शामिल हुआ है। इसमें करीबन 40 सेक्टर या इंडस्ट्री का डेटा है। तो ये क्या कहते हैं, ऑल राउंडेड एक व्यू है, कोई स्क्यूड व्यू नहीं है। उसके बेसिस पे हमने ये रिपोर्ट निकाली है। और इसके जो की हाइलाइट्स हैं या जो क्या कहते हैं सुर्खियां हैं, वो ये है कि 9.9% पे ये सैलरी इंक्रीज पिछले 6 साल में हाईएस्ट है। पिछली बार इतना हाई इंक्रीज हुआ था 2016 में, जब करीबन 10% इंक्रीज हुआ था। उसके बाद करीबन 9-9.5% चला, 2020 में 6% गिरा, पिछले साल फिर 9.4 हुआ और अब करीबन 10% हो गया है, डबल डिजिट को कहते हैं। तो ये 6 साल में पहली बार हुआ है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ जो अट्रिशन है, जो लोगों का कंपनी से निकलना है, वो भी बहुत हाई हो गया है, 21% है ये, और ये पिछले करीबन 20 सालों में हाईएस्ट है। हम ये नंबर 2003 से ट्रैक कर रहे हैं और 2003 से लेकर अब तक ये अट्रिशन नंबर जो है ये भी सबसे ज्यादा है। तो एक तरफ सैलरी इंक्रीज काफी हाई है, बट अट्रिशन भी काफी हाई है। ये दो मेन बातें निकल के आती हैं। अगर आप बात करें कि ये 9.9% का नंबर ये कैसे आया है, क्यों आया है, इसके 3-4 पहलू हैं, 3-4 कारण हैं। पहला ये है कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है, फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, कंपनीज की रिकवरी अच्छी रही है और सारे सेक्टर्स में रिकवरी हुई है। सिर्फ 1-2 ने नहीं किया है, बट ये अच्छा प्रदर्शन सबने किया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो पेंडेमिक के दौरान जो फोकस आया है टेक स्किल्स पे या डिजिटल स्किल्स पे, उससे काफी पुश हुआ है, बिकॉज उनका जो एक डिमांड सप्लाई है, संतुलन है, वो अभी भी बहुत स्क्यूड है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तब तक वो रहेगा तो प्रेशर पड़ेगा सैलरी पे और लोग उतना पे करेंगे। मार्केट में इस वक्त ऑफर बहुत सारे हैं, लोगों के पास 4-4, 5-5 ऑफर हैं, तो सैलरी इंक्रीज बढ़ने की संभावना वहां रहती है। इन्फ्लेशन भी हाई रही है, उसका भी एक इसका कारण है कि इंक्रीमेंट भी थोड़े हाई रहे हैं, ताकि लोगों के पास कुछ तो पैसा हो जो वो बाकी चीजों पे खर्च कर सकें। और बाकी जो अट्रिशन हाई रहेगी, उससे भी सैलरी इंक्रीज बढ़ेगी। तो ये 3-4 रीजन है कि सैलरी इंक्रीज इस नंबर तक आया है। और हमारा ये मानना है कि ये नंबर रहेगा 1-2 साल तक इतना, क्योंकि अट्रिशन भी रहेगी। और जो आपका एक पॉइंट था कि क्या इस नंबर के बावजूद लोग कंपनी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, हमारा मानना है कि अट्रिशन रहेगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है लोगों की और सप्लाई कम है उन स्पेसिफिक स्किल्स की। तो जबकि सैलरी की अच्छा रहा है, हमारे हिसाब से अट्रिशन रहेगा थोड़े बहुत और साल, जब तक ये संतुलन वापस नहीं आ जाता। बहुत बढ़िया रूपांग, आपने काफ़ी बारीकी से पूरी रिपोर्ट की जानकारी दी है। लेकिन मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि आप शायद मीडिया सेक्टर का भी जिक्र करेंगे, वहाँ पर किस तरह से हाल है सैलरी बढ़ने का, लेकिन ये मैं शायद शो के बाद आपसे पूछूंगी। टीना, आपके पास मैं आती हूँ। यहाँ पर कुछ चुनिंदा सेक्टर्स देखिए जिनका जिक्र भी किया है रिपोर्ट में, उन पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा तवज्जो दिया जाए। ई कॉमर्स देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर इजाफा करेगा सैलरी में, लगभग 12.5% का इंक्रीमेंट है। IT सेक्टर लगभग 11.5% सैलरी बढ़ाएगा। प्रोफेशनल सर्विसेज देने वाली जो कंपनियां लगभग 11% तक बढ़ोतरी कर सकती हैं, इसकी उम्मीदें हैं। IT इनसेबिल्ट कंपनियां लगभग 10.7% तक की आपकी सैलरी बढ़ाएगी। गेमिंग इंडस्ट्री तक में यहाँ पर 10.2% तक की सैलरी इजाफे का दावा किया गया है रिपोर्ट में। मुझे ये बताएं, आप इस रिपोर्ट को कैसे देखती हैं और जमीनी हकीकत आपको कितनी सही लगती है, कितनी क्लोज टू रियलिटी है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट बहुत सही है, क्योंकि जब देखने जाए तो टेक में बहुत ही राइज आ रहा है सैलरी में। हम खुद एम्प्लॉय करते हैं, इससे हमें पता है। बट अब देखेंगे तो जो डिजिटल इंडिया है वो जो ग्रोथ ले रहा है, तो 2014 से लेके आज तक आप देखें तो इतने ज्यादा ग्रोथ आए हैं व्यूअर्स में और ऑनलाइन शॉपिंग में और सब में। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ रहे हैं ऑनलाइन। पर ये सब करने के पीछे जो टेक चाहिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो टेक रहते हैं उनको क्या है, वो अगर दे आर गुड, व्हाट हैपेंस कि स्टार्टअप जो होती है
स्टार्टअप्स पहले उनको, नॉट इवन यूनिकॉर्न, स्टार्टअप्स उनको हायर करती है हायर सैलरी पे, और वो सारे जो अच्छे टेक लोग होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं, लाइक यूज हो जाते हैं। सो जब आपको कोई टेक में चाहिए नया आदमी, तो उनको जब लेना चाहते हैं आप, तो बहुत हायर सैलरी पे करनी पड़ती है। और दूसरा है डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स जो बढ़ गया है ग्रोथ, जो छोटी छोटी सिटीज में भी लोग अभी मोबाइल से या वेबसाइट से शॉपिंग शुरू हो गए। उसकी वजह से क्या होता है कि रीटारगेटिंग या फिर आप रीमार्केटिंग देखिए, जो वो सबके पीछे जो लोग चाहिए, उनका जो सोर्स है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हमारी खुद की वेबसाइट है, वहां पे हम देख रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शंस या जो फ्लो आ रहा है पीपल का, नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बट इंडिया के छोटी छोटी सिटीज में से, जहां से डिजाइनर्स प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं। तो ये सब कैसे हो सकता है? इट कैन नॉट हैपन विदाउट रीटारगेटिंग, विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो उनका जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो सुनील जी, अब जब स्थिति इतनी अच्छी है, पिक्चर इतनी रोजी है, तो एट्रिशन रेट इतना ज्यादा क्यों है? देखिए, कंपनियां आपके पैसे भी बढ़ा रही हैं, बहुत सारी कंपनियां, क्योंकि कोविड से तो हम 2 साल से जूझ रहे हैं। यहाँ पर कंपनियों ने अपने अपने कर्मचारियों की अपस्किलिंग और उनके हुनर को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारे प्रोग्राम शुरू कर दिए, ट्रेनिंग वर्कशॉप शुरू हो गई हैं। तो कंपनियां ये भी कोशिश कर रही हैं कि आपके हुनर को, आपके कौशल को बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ रिपोर्ट कहती है कि एट्रिशन रेट भी बढ़ेगा। अब ये किस वजह से हो रहा है? देखिए, अगर आप करंट मार्केट सिनेरियो को अगर देखें हैं, तो सबसे पहले तो क्या हुआ है कि ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट कोविड के बाद खत्म हो गया है। यानी चाहे वो दुनिया के बड़े देशों की कंपनीज हो, हमारे देश के अंदर की कंपनीज हो, जो पहले सिर्फ एक लिमिटेड 5-7 मेट्रो स्टेशन में ऑपरेट करती थी, मेट्रो सिटीज में ऑपरेट करती थी रादर, वो सब सिमट के अब टियर 2 टियर 3 की सिटीज तक स्प्रेड हो गई है, जो सिमटी हुई थी। जो बहुत सारा काम अमेरिका से, यूरोप से या जब डेवलप्ड मार्केट से हमारे यहाँ लिमिटेड आता था, वो काम अब भर भर के हमारे यहाँ आने लग गया है। तो यहाँ देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले ये चीज है कि हमारे यहाँ एक एडवांटेज क्या है कि ट्रेंड लोग हैं हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं, जो सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट के लिए एडवांटेज है। नंबर 2 में टेक एक सबसे बड़ा पोर्शन है, क्योंकि टेक हमारे पास हैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट 60-70-80 लाख ट्रेंड इंजीनियर्स हैं हमारे पास, जो कि वर्ल्ड के हर कंपनी को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट खत्म हो जाने के कारण, पहले बैंगलोर के आदमी को शायद पुणे का कोई कंपनी रिक्रूट नहीं करती थी, या चेन्नई या हैदराबाद या कोई भी एक विशाखापट्टनम में बैठा हुआ एक कोई रिसोर्स चाहे कि दिल्ली में आके जॉब ले ले, तो उसके फैमिली कंस्ट्रेंट होते थे, कंपनी के कंस्ट्रेंट होते थे। एक तो ज्योग्राफिकल बैरियर खत्म हो गया सबसे पहले चीज, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज के लिए, जो रिमोट से हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। इंटरव्यूज डिजिटल होने लग गए हैं, वेब के थ्रू होने लग गए हैं, तो लोगों को ट्रैवल नहीं करना, टाइम नहीं निकालना, छुट्टी नहीं निकालना, तो एबिलिटी बढ़ गई वहां पे लोगों को कोलैबोरेट करने की। नंबर 2 ग्लोबल डिमांड है और लोकल डिमांड है, क्योंकि लोगों ने रियलाइज किया कि करंट सिनेरियो में कोविड के बाद बिजनेस कैसे हो सकता है, हाइब्रिड मॉडल पे हो सकता है, रिमोट पे हो सकता है, ऑन साइड हो सकता है, ऑफ साइड हो सकता है। तीसरी चीजें क्या हुई कि जो भी लोग बचे काम करने के लिए, जो सबके सब कंट्रीब्यूटर थे, चाहे वो सीनियर लेवल पे थे या मिड पे थे या जूनियर पे थे, सबको वैल्यू प्रपोजिशन समझ में आई है। तो उस समय तो एकदम से नौकरी सबकी गई, कंपनी को समझ में नहीं आया कि क्या करें नहीं करें। उसके बाद कंपनीज को ये लगने लगा कि हम इस सिचुएशन में भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, तो उन्होंने हर किसी ने एक्सपैंड करना शुरू किया, रीहायर करना शुरू किया, तो सडनली डिमांड एकदम से सर्ज हो गई मार्केट में, ग्लोबल मार्केट से लेके इंडिया तक में। रिमोट वर्क हो सकता है, हमारी कंट्री रिमोट वर्क के लिए जानी जाती है वर्ल्ड वाइड में, तो सबसे ज्यादा काम हमारे पास आ गया। टेक्नोलॉजी के लोग हमारे पास है, तो टेक्नोलॉजी की कंपनी सिर्फ टेक्नोलॉजी पे नहीं काम करती, उसको बाकी फंक्शन के लोग भी चाहिए, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, लीगल, जितने भी फंक्शंस के लोग हैं सारे चाहिए। तो जब एक्सपेंशन होता है तो ओवरऑल होता है। एट्रिशन बढ़ने का रीजन ये है कि जब किसी भी मार्केट में एक बहुत बड़ा, हम बोलते हैं कि वेव आता है, कि हाइप आता है मार्केट के अंदर में, तो हर प्रोफेशनल्स को लगता है कि जब वो अपने आप को मेजर करता है अपने पीयर ग्रुप से, अपने कॉलेज मेट से, अपने कंपनी में काम करने वाले मेट से, उसको लगता है यार वो अंडरपेड है, अगर बाहर बहुत सारी जॉब्स है तो व्हाई नॉट गो टू एक्सप्लोर इट। जाके कहते हैं ना, बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है। तो आज की डेट में ये है कि करंट मार्केट सिनेरियो ऐसा है जहां पे कि इंडियन प्रोफेशनल्स की डिमांड है ग्लोबल कंपनी के द्वारा। हर ग्लोबल कंपनी इंडियन प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करना चाहती है। तो जो सर्वे आया है, उस सर्वे में अगर आप देखें स्पेसिफिक, तो एक एवरेज परसेंटेज ली गई है, 12% या 13% या 11%, जो भी है वो एवरेज है। उसमें 20% वाले लोग भी हैं,
उसमें 22-24% वाले लोग भी हैं और उसमें ऑब्वियसली 8-9%, 7% वाले लोग भी होंगे। इन द सेंस ये हुआ है कि डिमांड को रिटेन करने के लिए, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज के साथ काम करते हैं, फॉर्च्यून ऑर्गेनाइजेशंस, मिड साइज, लार्ज बिजनेस कांग्लोमरेट्स के साथ, ऑफर डिक्लाइन इसीलिए हो रहे हैं कंपनी में क्योंकि उसकी करंट कंपनी काउंटर ऑफर देके रोक रहे हैं, यानी वो भी अपना कॉस्ट बढ़ा के दे रही है। ऑफर के ऊपर काउंटर ऑफर हो रहे हैं बिकॉज दूसरी कंपनी सोचती है कि ये मेरे लिए ज्यादा वर्थफुल है, हम इसको ज्यादा पैसा दे के ले सकते हैं। इंडिविजुअल ये देखता है कि मुझे अगर मेरे सिमिलर जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब की कंपनी मिल रही है और कोई भी कंपनी मुझे ज्यादा हाइक दे के ले रही है, अगर मेरे को 20-20-30% का ज्यादा हाइक मिला, उसके बाद भी कोई कंपनी 20% उस पर ज्यादा हाइक देगी, वो वहां चला जाएगा। और कुछ सेगमेंट ऐसे हैं, कुछ स्किल्स ऐसे हैं जिसकी डिमांड कंसिस्टेंसी से बनी हुई, तो वहां रिस्क ऑफ लूजिंग द जॉब नहीं है ज्यादा। अगर जॉब चली भी गई तो कोई बात नहीं है, दूसरी जॉब मिल जाएगी, तीसरी जॉब मिल जाएगी। एक टाइम पे हम लोग कहते थे आज से 10-15 साल 20 साल पहले कि आईआईटी और आईआईएम्स के बच्चे परेशान नहीं होते हैं ज्यादा, क्योंकि उनको पता है अगर स्टार्टअप बंद भी हो गया तो उनको कोई दूसरा हायर कर लेगा। शायद वो सेगमेंट आज के डेट में वो आईआईटी आईआईएम तक लिमिटेड नहीं रह के किसी भी एक कोर प्रोफेशनल्स के ऊपर एप्लीकेबल हो गया है, क्योंकि काम काफी है मार्केट में, डिमांड भी काफी है और कंपनी किसी ना किसी फॉर्म में रिक्रूट कर रही है। और प्रोफेशनल्स में फ्लेक्सिबल्स है, वो मल्टी स्किल्स में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, कंटेंट जो अवेलेबल है, सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं। तो आज के डेट में आपने मीडिया की बात कही है, मीडिया में पहले सिर्फ एक लिमिटेड पत्रकारिता होती थी कि एक कोई टीवीसी में जाएगा या प्रिंट में जाएगा या मैगजीन में जाएगा। आज की डेट में कंटेंट, बैकएंड, इतनी सारी एडिटिंग, इतनी सारी चीजें आ गई हैं जहां पे कि ग्लोबल प्रोग्राम्स इंडिया से रन होते हैं। तो उस सेगमेंट में अगर आप देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखिए तो चीजें एकदम आउट ऑफ द विंडो जाती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे संतुलन है और तालमेल भी है। लेकिन रूपांक, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि लगभग 11.5% कर्मचारी जो वर्कफोर्स है किसी भी कंपनी का, कंपनियां इन लोगों से परेशान हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आ रही है। अब इस तरह के कर्मचारियों को लेकर कंपनियां परेशान क्यों है? क्योंकि सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आप वर्क फ्रॉम होम की बात करें या हाइब्रिड कल्चर की बात करें, लोगों की परफॉर्मेंस के लिए कहीं ना कहीं उनकी अपस्किलिंग को जिम्मेदार बताया जा रहा है, उनके स्किल सेट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो कंपनियां परेशान होने की बजाय क्यों ना उन कर्मचारियों को ट्रेन करने पे ज्यादा फोकस करे, ज्यादा पैसे डाले, ना कि उनसे परेशान हो और आगे चलकर ये भी अगर नौकरी छोड़ के चले गए, डिमांड जैसा बताया उसकी तो कमी है नहीं, नौकरियां यहाँ पर ढेर सारी अवेलेबल हैं, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कंपनियों को खुद आगे आकर कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती अब? बिल्कुल पड़ती है। देखिए ऐसा है कि जब बिजनेस अच्छा रहेगा और आपको कई लोगों को अच्छे इंक्रीमेंट देने हैं तो उस हिसाब से आप एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिफरेंशियल बनाएंगे। तो उसी अंदाज से, जिस अंदाज से आप टॉप रेटर को 20-25% इंक्रीमेंट देंगे, आपको जो बॉटम रेटर्स हैं या जो बॉटम हैं ओवरऑल अपने बेल कर्व में, उनके लिए आपको थोड़ी पेनलाइज भी करना पड़ेगा, तभी बैलेंस रहेगा। वरना अगर आप सबको इंक्रीज देते जाएंगे तो जो बजट है वो तो ज्यादा रहेगा नहीं। तो एक मुद्दा ये है कि जब आप करते हैं एक हाई परफॉर्मेंस कल्चर के अंदर, उसके अंदर अगर आप अच्छा इंक्रीमेंट दे रहे हैं अच्छे लोगों को, जिन्होंने अच्छा नहीं किया उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। वो एक चीज, वो एक पहलू है। दूसरा पहलू आपका बिल्कुल सही है कि ये जो वॉर फॉर टैलेंट है, ये जो जंग है, ये चलती रहेगी। ये इशू जो है डिमांड सप्लाई का, ये भी चलता रहेगा। तो आप कब तक बाहर पैसा फेंकते रहेंगे? क्योंकि पैसा का कोई अंत नहीं है। अगर आप 9.9 को अगले साल 10 भी करेंगे, 10.5 भी करेंगे, तभी लोग खुश नहीं रहेंगे। लोगों के पास जॉब रहेंगी, लोग घूमते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। तो पॉइंट ये है कि कंपनीज कब तक इस चीज से जूझते रहेंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप किस तरह वो बिल्ड वर्सेस बाय या कैपेबिलिटी बिल्डिंग का एक जो दौर है उसको शुरू करें। जो बेस्ट इन क्लास कंपनीज हैं उनको पता लग गया है कि अभी के लिए शॉर्ट टर्म में हमें लोगों को खरीदना पड़ेगा, हमें उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि बिजनेस चलाना है। लेकिन 2-3 साल तक ये करते रहेंगे तो हमारा जो बैलेंस शीट है उसमें कुछ नहीं बचने वाला। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अभी से एक दौर शुरू करें अपने टैलेंट को अपस्किल करने का, उनका माइंडसेट चेंज करने का, उनको ट्रेन करने का, तो अगले 2-3 साल तक जाकर जो आपको स्किल चाहिए वो मिल जाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो किस तरह के स्किल सेट हैं जो उनको ट्रेन करना है। ये बहुत सिंपल चीज है कि इस वक्त जो डिमांड है वो सारा टेक स्किल्स का है, डिजिटल स्किल्स का है। और ये टेक और
डिजिटल स्किल्स सिर्फ केवल आईटी में नहीं है, बट अगर आप देखें फाइनेंशियल सर्विसेज में, बैंक्स में, क्या कहते हैं, ऑडिट फर्म्स में, कंसल्टिंग फर्म्स में, प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स में, ई कॉमर्स में, आईटीएस कंपनीज के अंदर, लाइफ साइंसेज के अंदर, हर जगह उनकी डिमांड है। अगर आप देखें हर एक सेगमेंट के अंदर उस स्किल सेगमेंट को ज्यादा इंक्रीज मिला है, ज्यादा डिमांड है। तो अगर अभी से ही कंपनी शुरू करें फोकस करना एक माइंडसेट पे और एक डीएनए पे, कि हमारा जो कंपनी का डीएनए है, जो टैलेंट प्रोफाइल है, उसको हम चेंज करेंगे, उसको हम ट्रेन करेंगे, तो जो ये हम लड़ाई कर रहे हैं वॉर फॉर टैलेंट पे, ये कम हो जाएगी। दूसरी बात ये, हम बात करते हैं डिसरप्शन की, राइट? तो आपका जो टैलेंट जो कि लेने का, अपस्किलिंग पर फोकस कर रही हैं, स्किल सेट बढ़ाने पर फोकस कर रही हैं, क्या ये कंपनियां उन सेक्टर्स में से आती हैं जहां पर हम सैलरी बढ़त इतनी होती हुई नहीं देख रहे हैं? रिपोर्ट में कुछ ऐसे भी सेक्टर्स आए हैं जहां पर हम मिनिमम इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। वो कौन से सेक्टर्स हैं और ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं करने के पीछे क्या वजह होगी? तो देखिए, जो सेक्टर कहने को मतलब सबसे नीचे हैं, या फिर जो आप कह सकते हो जो बॉटम में हैं, वो वही सेक्टर हैं जो थोड़े बहुत फर्स्ट वेव में काफी इम्पैक्ट हुए थे। अगर आप देखिए उसमें रेस्टोरेंट्स हैं, क्यूएसआर हैं, मेटल्स एंड माइनिंग हैं, इंजीनियरिंग डिजाइन है, सीमेंट है, ये सेक्टर हैं जो थोड़े लो हैं सैलरी इंक्रीज पे। बट अगर आप देखें ये सेक्टर्स 4-5-6% थे 2020 में, ये लेकिन अभी भी जाके करीबन 8-8.5% हो गए हैं। तो 8-8.5% किसी भी हालत में कम नहीं है, हाई है। लेकिन अगर आप इंडिया एवरेज से कंपेयर करें तो थोड़ा नीचे है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लो है। ये लो इसलिए है क्योंकि रेस्टोरेंट की रिकवरी अभी शुरू हुई है, रिटेल की जो है रिकवरी अभी शुरू हुई है, सीमेंट मेटल माइनिंग की जो रिकवरी है अभी शुरू हुई है। जबकि जो ई कॉमर्स, आईटी, प्रोफेशनल सर्विसेज है, वो पिछले 2 साल में काफी उन्होंने अच्छा किया है, तो उनका इंक्रीमेंट ज्यादा अच्छा रहा है वहां पे। बट ये जो इनको कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड सेक्टर्स जो हैं, इनकी रिकवरी अच्छी हुई है। तो मैं ये कहूंगा कि वो एक बाकी से कंपेयर करने में कम है, लेकिन 8-8.5% पे वो भी इंक्रीमेंट बुरा नहीं है, क्योंकि यही सेक्टर 3-4% थे करीबन 2020 में, तो उनकी रिकवरी अच्छी रही है। और जहां तक आपका बात है अपस्किलिंग और स्किलिंग का, थी इन सेक्टर्स में डिजिटल और टेक स्किल्स का इतना इम्पैक्ट नहीं रहा है जितना रहा है आपका आईटीईएस, प्रोफेशनल सर्विसेज और ई कॉमर्स पे। तो उसका जो इम्पैक्ट है, और जबकि जो वहां जरूरत है अपस्किलिंग की, वो ज्यादा है। वरना अगर आप हर साल देते रहेंगे 12-13% इंक्रीमेंट, तो आपका बैलेंस शीट में क्या बचेगा? इसलिए उन सेक्टर्स के लिए जरूरी है कि वो अपने टैलेंट को अपस्किल करें, ताकि उनको हर बार जाके बाहर से टैलेंट ना लाना पड़े और वो अंदर से ही टैलेंट को बिल्ड कर सकें। तो टीना, मुझे बताएं कि एट्रिशन को लेकर आपका क्या रुख है? आपका अनुभव अब तक कैसा रहा है और कैसे रोक पा रही हैं आप कर्मचारियों को? बेसिकली वी आर अ स्मॉल स्टार्टअप, सो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ग्रुप बन चुका है जहाँ पे हम लोगों को के साथ वर्क कर रहे हैं। सबके माइंड में एक विजन है कि हमें ये वेबसाइट को कहीं पे लेके जाना है, तो वही गोल लेके हम लोग अभी चल रहे हैं। बट अगेन ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे किसी को टिकाना या बोलना कि इस तरह आप उनको रोक सकते हो, ऐसा नहीं है। बिकॉज हॉपिंग हैज बिकम अ वेरी कॉमन, मतलब एकदम इजीली सब जॉब्स शिफ्ट कर रहे हैं, उनको बेसिकली ज्यादा हायर पे मिल रहे हैं दूसरी जगह पे, तो वो भी बहुत बढ़ गया है। बट बेसिकली अगर आप अच्छा पे अच्छे वो रखते हैं तो उस तरह आप उन लोगों को ज्यादा स्टिक करा सकते हैं, प्लस उनको ज्यादा बेनिफिट्स देके, तो वो एक चीज इसमें है। तो सुनील, अब ऐसे सिनेरियो में जहां पर आपकी कंपनी आपके पैसे भी बढ़ा रही है, 2 साल से जिस तरह के आर्थिक तंगी से आप गुजरे हो, उससे क्लियरली अब ये साल उबरने की गुंजाइश और संभावना दिखाई दे रही है। कैसे आके कि कितने इंक्रीमेंट में हमें आगे बढ़ जाना चाहिए? देखिए, जॉब चेंज करने का जो कारण है वो पैसा होता है, बट शायद वो टोटल कारण का अगर मैं परसेंटेज में उसको रैंक करूँ तो 50% होता है। ठीक है, जॉब करने के 3-4 मेन प्रमुख कारण होते हैं। एक तो डेफिनेटली पैसा है, जो कि सबसे बड़ा पाई है। दूसरा है कि इंडिविजुअल को रोल ग्रोथ क्या मिल रही है, उसके रोल में उसको एक्साइटमेंट है, उसको काम करने में मजा आ रहा है, उसका रोल कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तीसरा है जॉब रोटेशन, और चौथा है जॉब सिक्योरिटी।
तो अगर ये 3-4 चीजों को देखें तो पैसा हर किसी को चाहिए, शायद मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हर किसी को चाहिए पैसा। तो पैसे के लिए जॉब चेंज करना बड़ी बात नहीं है, बट जॉब चेंज करना और नए जॉब में जाके सेटल होना भी एक टायरिंग एक्टिविटी है। उतना आसान नहीं है जितना लगता है शायद कि हम जाके सेटल हो जाएंगे। आप नए लोगों के साथ जाते हैं, नया बॉस होता है, आपकी कैसी जेलिंग होती है, नहीं होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इम्पैक्ट करती है जब आप जॉब चेंज करते हैं। इट्स लाइक गेटिंग मैरिड अगेन। तो उसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज आज के डेट में जो कंपनीज कर रही है रिटेंशन के लिए, वो ये कर रही है कि इंगेजमेंट बढ़ा रही है लोगों के लिए, लोगों के जॉब्स को रोटेट कर रही है, लोगों को क्लियर करियर पाथ्स दे रही हैं कि वो क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली मार्केट के पर्सपेक्टिव से अब एप्पल टू एप्पल तो नहीं मैच किया जा सकता, बट इतना दे रही हैं कि लोगों को लग रहा है कि यार डिफरेंस इतना नहीं है कि जॉब चेंज कर लिया जाए। ये तो हो गया कंपनी के पर्सपेक्टिव से। इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से क्या है कि बहुत बार लोग जॉब चेंज कर लेते हैं और फिर वापस उस कंपनी में आते हैं। ऐसे भी केसेस आज के डेट में हमें 20 से 25% मिले, जो कि लोग वापस उस कंपनी में जाके ज्वाइन करते हैं। उनको लगता है वर्क एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, लर्निंग रुक गई है, क्योंकि किसी कंपनी को अर्जेंसी है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, हायर कर लिया उसने आपको, बट आपको वो एक्साइटमेंट नहीं दे पा रही जो आपको प्रीवियस असाइनमेंट्स में थी। तो कभी भी एक पैमाना जरूर है, क्योंकि हर किसी का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, पैसा हर किसी को चाहिए, बट उसके साथ साथ आपकी जॉब ग्रोथ, लर्निंग और इसके बाद क्या वैल्यू प्रोपोजिशन आपकी बढ़ती है। क्या आप इक्वल गुड ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, क्या आपकी पोजिशनिंग अच्छी है, आप न्यू कमर होंगे नई कंपनी में, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप करंट सिनेरियो में क्रिएट कर सकते हैं। पहले और आज की डिफरेंस में क्या होता है कि पहले जब तक आप जॉब चेंज नहीं करते थे आपको ग्रोथ नहीं मिलती थी। शायद वो समय सब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अगर आपके अंदर स्किल्स है, ये भी वैल्यू कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप जाके बात कर सकते हैं ओपन फोरम में। उसके लिए आपको रेजिग्नेशन लेके जाने की जरूरत नहीं है। शायद वो लास्ट थिंग होती है जो किसी न किसी को जब नहीं सॉल्व होता है तो लेके जाते हैं लोग, तो उससे चीजें सॉल्व हो रही हैं और होती भी है। तो बिल्कुल, तो चलिए कुल मिलाकर यहाँ पर सिनेरियो एक नौकरी पेशा इंसान के लिए, कर्मचारी के लिए तो अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सैलरी बढ़ने की भी संभावना है अब की बार, और 10% ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि आपकी सैलरी बढ़ेगी। उसके अलावा अपस्किलिंग अगर आपकी कंपनी इसका फायदा आपको करके दे रही है, और इसके बावजूद भी अगर आपको नौकरियां छोड़नी है तो आपके पास ढेर सारे विकल्प हैं एक नया करियर पाथ सिलेक्ट करने के। लेकिन उसके लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमारे पैनलिस्टों ने आपको बखूबी समझा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पेशकश में मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में इतना ही, मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।